टेररिस्ट कहीं भी अटैक करता है। अफसोस तो इस बात का है कि बेगुनाहों को उन्होंने मारा और बेगुनाह जख्मी हुए हैं, इनका कोई कसूर नहीं है। वो तो शिवखोड़ी में भगवान की पूजा करने आए थे, मगर जिन्होंने ये कांड किया है वो इस्लाम से बहुत दूर है। ये कहना कि मुसलमान है, मैं नहीं समझता मुसलमान है, तो काफिरों से भी बदतर है। वो इस्लाम इजाज़त नहीं देता कि आप बेगुनाहों को मारो। क्या मिलेगा उससे? क्या उससे उनको आज़ादी मिलेगी? क्या उनसे उनको कुछ और मिलेगा? ये एक बहुत ही गंदा खेल खेला जा रहा है यहाँ पे। मोदी 3.0 बन रहा था, शपथ ग्रहण सेरेमनी चल रही थी और उसी के दौरान जो है जम्मू में रियासी की जो लोकेशन है वहां पे एक टेरर अटैक होता है। एक सॉफ्ट टारगेट को जो है मिलिटेंट हिट करते हैं। इसमें जाने जाती हैं 10 लोग अभी तक इसमें मारे जा चुके हैं, कई लोग जख्मी हैं और पूरे देश में जो है इसकी आलोचना हो रही है, क्रिटिसिज्म हो रहा है और एक कंडेमनेशन की वेव है। हमारे साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पेट्रन। सर, आप ये बताइए कि कैसे देखते हैं आप टेरर अटैक को, क्योंकि जो कोइंसाइड हुआ यहाँ से जो है शपथ ग्रहण सेरेमनी चल रही थी और उसी मौके पे जो है ये अटैक होता है। मैं नहीं समझता हूँ इसका शपथ ग्रहण से कोई ताल्लुक है। टेररिस्ट कहीं भी अटैक करता है। अफसोस तो इस बात का है कि बेगुनाहों को उन्होंने मारा और बेगुनाह जख्मी हुए हैं, इनका कोई कसूर नहीं है। वो तो शिवखोड़ी में भगवान की पूजा करने आए थे, मगर जिन्होंने ये कांड किया है वो इस्लाम से बहुत दूर है। ये कहना कि मुसलमान है, मैं नहीं समझता मुसलमान है, तो काफिरों से भी बदतर है। वो इस्लाम इजाज़त नहीं देता कि आप बेगुनाहों को मारो। क्या मिलेगा उससे? क्या उससे उनको आज़ादी मिलेगी? क्या उनसे उनको कुछ और मिलेगा? ये एक बहुत ही गंदा खेल खेला जा रहा है यहाँ पे, और ये खेल बंद होना चाहिए। और जो इसको करने वाले हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और दूसरा, जो उनके पीछे हैं, मैं तो दुनिया से अपील करता हूँ कि वो भी ऐसे ताकतों को जो ये चीज़ कर रहे हैं उन्हें कहें ये बंद करें। इसके बाद कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि ह्यूमन लाइफ को ये इफ़ेक्ट कर रहे हैं। सर, हमने देखा शिफ्ट हुआ है, एक किस्म टैक्टिकल शिफ्ट है कश्मीर से जम्मू की तरफ। कश्मीर में जो है काफ़ी मिलिटेंसी के रिलेटेड इंसिडेंट जो है कम हुए हैं और जम्मू में लगातार पुंछ, राजौरी हो और अब रियासी हो। तो कहाँ देखते हैं कि क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं चूक है सुरक्षा एजेंसीज की कि वहाँ ध्यान नहीं जा रहा है, क्योंकि एक के बाद अटैक हो रहे हैं और लेकिन खिलाफ जो है कोई कार्रवाई अभी तक कोई सब्सटेंशियल नहीं हुई है? मैं समझता हूँ कि अगर हम सिक्योरिटी फोर्सेस पे उंगली उठाए ये गलत है। उन्होंने हर जगह कोशिश की है और कर रहे हैं, ज़बरदस्त कोशिश कर रहे हैं। बॉर्डर्स को कंट्रोल कर रहे हैं, बॉर्डर पोरस है, जितना भी हमसे हो सकता कर रहे हैं। और हम ये कहें कि वो नहीं कर रहे, नहीं कर रहे हैं। हर एक इंटेलिजेंस फोर्स कर रही है, वो आर्मी की हो, वो जम्मू कश्मीर पुलिस की हो, BSF की हो, सब लगे हुए हैं और इसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर अफसोस है कि ये वो लोग समझ नहीं रहे हैं जो ये कर रहे हैं कि ये गलत कर रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि हमें बहुत एहतियात करना चाहिए अब, क्योंकि अमरनाथ यात्रा होने वाली है। और मैं तो अपील करूँगा हर एक जम्मू कश्मीर के सिटीज़न से कि इसे ख्याल रखें कि कोई ऐसी वारदात ना हो जिनमें जो अमरनाथ जी के दर्शन करने आए उन पर कोई भी नुकसान हो। इसका ख्याल रखें। सर, कल जो है शपथ ग्रहण भी थी और 3.0 जो मोदी गवर्नमेंट बनी है, क्या चेंज आप देखते हैं पिछले 10 साल से? आपको लगता है कि जो कोalition के साथ अब एक नया तरीका आएगा? आपको लगता है कि ये सरकार चल पाएगी आगे, सही से चल पाएगी? और कैसे देखते हैं बीजेपी विद कोalition, इस बार NDA का ज़्यादा जोर है? देखिए, मैं तो पहले वज़ीर आज़म को मुबारक करूं कि वो तीसरी दफ़ा हुकूमत बना रहे हैं। ये हुकूमत अब बीजेपी की नहीं होगी, ये NDA की होगी। और मैं समझता हूँ कि एक नया रुख होगा कि जो नफ़रतें इस इलेक्शन में पैदा की गई हिंदू और मुसलमानों में, उसको ख़त्म किया जाएगा, मरहम लगाई जाएगी और यूनिटी इन डाइवर्सिटी की तरफ ध्यान दिया जाएगा कि ये जो डाइवर्सिटी है इसको प्रोटेक्ट करना है। उसी से मुल्क बनेगा, उसी से मुल्क आगे चलेगा। अगर हम डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो हम फिर कहाँ चल सकते हैं? हमारी लैंग्वेजेस डिफरेंट है, हमारे कल्चर्स डिफरेंट है, हमारी सब कुछ डिफरेंट है।
बंगाल में, वो तमिलनाडु में, जम्मू कश्मीर में, हर जगह। सर, सरकार की आलोचना ये हो रही है कि इस बार भी जो सरकार बनी है या बीजेपी के जो एमपीज हैं, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन जो है जीरो है, चाहे मिनिस्ट्री हो या एमपीज हो। तो अब जो नया जो डायनेमिक्स चेंज हुआ है उसमें आप कैसे देखते हैं इस चीज? देखिए, अफसोस तो ये है कि न बीजेपी ने किसी को खड़ा किया, न चंद्रबाबू ने किसी को खड़ा किया, न नीतीश जी ने खड़ा किया। ये जो एनडी के तो यही है ना। तो ये तो हमारी जो 22 करोड़ मुसलमान हैं उनके लिए फ़िक्र की बात है कि उनका कोई नुमाइंदा आया नहीं हुकूमत में। मैं तो इनको नहीं ब्लेम करूँ, मैं करूँगा अपने मुसलमानों को ब्लेम करता हूँ कि वो कहीं नहीं रहे, उनने इसी तरफ कोशिश नहीं की। और उम्मीद करता हूँ कि आगे वो कोशिश करेंगे, और मैं उम्मीद करूँगा कि राज्यसभा में ये मुसलमानों को लाएंगे और मुसलमान अपनी रिप्रेजेंटेशन कर सकेंगे। सर, बदले हालात हैं, बूस्ट मिला है इंडिया अलायंस को, जो ये सरकार बनी है, और टेक्निकली अगर आप कहें तो इंडिया अलायंस ने भी कोशिश नहीं की इस बार जो है सरकार बनाने की। तो क्या आपको लगता है कि आगे आप जो है इसको और मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि जो एक जनादेश आया है इस बार, एक जो इसको कहेंगे वन साइडेड बीजेपी की तरफ नहीं है, तो क्या ये एक स्ट्रैटेजी है जहां अब आप देख रहे हैं कि आगे कैसे चलेंगे, सरकार कैसे चलेगी, और वैसे ही अपनी रणनीति बनेगी इंडिया अलायंस? देखिए, मैं समझता हूँ दोनों ने अच्छा किया है। ये नहीं कह सकते आपने कि इंडियन अलायंस ने अच्छा नहीं किया। किसी को उम्मीद थी कि इतना होगा? आपके तो मीडिया तो बार बार यही कहता था 370 पार, 400 पार, 500 पार। तो उनको तो शर्म होनी चाहिए। आज तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए लोगों से जो ने ये प्रोपेगेंडा किया। उसका भी तो ये नतीजा है, लोगों ने कहा यार ये तो हमारा तो वोट का सवाल ही नहीं है, तो खुद ही बन रहे हैं। इसीलिए मैं समझता हूँ एक बड़ी अच्छी बात हुई कि जहाँ बंगाल का कहते थे वहाँ कुछ नहीं आएगा, बंगाल में देखिए ममता ने इतना करने के बाद भी ममता ने कितनी सीटें ली। ये आपको फ़ख्र होना चाहिए ममता पे। इसी तरह आप देखें यहाँ यूपी में जहाँ ये आसमान से बोलते थे, वहाँ देखिए आप कि किस तरह कांग्रेस के राहुल गांधी और अखिलेश की यूनिटी ने किस तरह उनको इतनी बहुमत दी। और महाराष्ट्र में देखिए, हर जगह देखिए आप, इंडिया गठबंधन ने बहुत अच्छा किया है। जहाँ नहीं किया वहाँ पे हमें कोशिश करनी चाहिए, देखना चाहिए हमें वहाँ क्यों ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये हुआ। मगर आज इस पार्लियामेंट में एक अच्छी बात ये है कि पिछली पार्लियामेंट जब मैं मेंबर था वहाँ तो सुनते ही नहीं थे, आज इनको सुनना पड़ेगा, आज इनको जवाब देना पड़ेगा। आज वैसी स्थिति है पार्लियामेंट में। सर, आखिरी सवाल, जो असेंबली इलेक्शंस, अब बात हो रही है कि असेंबली इलेक्शंस अब जरूर होंगे, जल्दी होंगे, तो जो पिछले 5 साल से हमने देखा बीजेपी ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया था यहाँ जो है प्रॉक्सी, जैसे अपनी पार्टी के साथ उनका काफ़ी अच्छा अलायंस था या सजाद लोन, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उसका उनको कुछ ज़्यादा फायदा हुआ नहीं। जो ऑल्टरनेटिव वो ढूंढ रहे थे हुआ नहीं। अभी भी जो है यहाँ की पुरानी पार्टी, इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस शामिल है, उन्होंने अच्छी कारकर्दगी की लोकसभा इलेक्शंस में। तो आगे जब असेंबली इलेक्शंस जो आप देख रहे हैं, लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट्स के जो आप उसके बैकड्रॉप में देख रहे हैं, तो आपको लगता है कि अगर बीजेपी को जम्मू कश्मीर में सरकार बनानी है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बगैर कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है? देखिए, तो वक्त बताएगा, मैं नहीं कह सकता। मेरे पास कोई ऐसा तिलिस्मी चिराग नहीं है कि मैं बताऊंगा हम इतने लाएंगे, वो इतने करेंगे। हम तो कोशिश करेंगे कि हम अपने बलबूते पे और जिनके साथ हम इश्तराक करने वाले हैं कि हम उनसे मिलकर सरकार बनाएं। ये तो वक्त बताएगा और हम उसकी तरफ कोशिश करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो जम्मू में जो अटैक हुआ है रियासी में, फारूक अब्दुल्ला ने इसको इंसानियत का कत्ल करार दिया है और कहा है कि कश्मीर के लोगों को खबरदार रहना पड़ेगा। अमरनाथ यात्रा होने वाली है और अगर उस पर कुछ ऐसी घटना होती है, कोई ऐसा हादसा होता है, तो वो कश्मीरियत पे भी सवाल उठेगा। तो उसका जो है प्रोटेक्शन सरकार और सिक्योरिटी फोर्सेस से ज़्यादा यहाँ के लोगों को करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन तारिक लोन के साथ मीर फरीद, श्रीनगर आज तक।